बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फार्मूला सीरीज़ का पार्ट 7 जो है वो आप खिदमत में लेकर आया हूँ और यहाँ हमने कुछ फार्मूलाज़ और कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें मैं कुछ उससे तफसील से बयान करूँगा और कुछ को फिर हम अपनी ज़ूम क्लास के अंदर उसको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस फार्मूला F इज़ इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस B। ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला है और यहाँ क्रॉस साइन हमें क्या बता रहा है? क्रॉस साइन हमें यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ रोटेशन होगी। रोटेशन से मुराद क्या है? जैसे हमारा फ़ैन है वो रोटेशन में चलता है तो उसके रोटेशन में चलने की वजह ये वाली फ़ोर्स है और इस फोर्स का दूसरा नाम लैपलेस फोर्स भी है। और लैपलेस फोर्स के अंदर हमेशा यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद होते हैं। एक ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है जिसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, दूसरा ये लेंथ जो है जिस कंडक्टर की उसके अंदर ये आई फ्लो कर रहा है, लिहाजा उसके गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ बनते हैं मौजूद हैं दो मैग्नेटिक फील्ड और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के आपस के इंटरेक्शन को हम कैटापुल्ट फील्ड के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा आगे प्रोसीड करें तो वी विल रीच देयर। F इज़ इक्वल टू B। इसका मतलब है कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इक्वल हो गए हैं। ये वैसे इक्वल नहीं हैं, बस ये एक आप समझ लें कि ये कन्वर्जन फैक्टर है कि न्यूटन्स कभी भी टेस्ला के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कि अगर आप करंट भी 1 एम्पेयर लें और लेंथ भी कंडक्टर की 1 मीटर लें तो फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है जिसे हम कन्वर्जन फैक्टर का नाम दे सकते हैं। साथ ही इसी तरह की एक और इक्वेशन हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्सटर्नल है, V वेलोसिटी है और V वेलोसिटी जो है ये चार्ज पार्टिकल्स की है जो कि फ़्लो कर रही है किसी कंडक्टर के अंदर से। तो उस कंडक्टर पर जो फोर्स लगनी है सिंगल चार्ज पार्टिकल पर वो ये वाली फोर्स है। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसे भी सर्कल में रोटेट करना पड़ता है। ये इक्वेशन हमें ये भी बताती है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कब लग रही है। क्या चार्ज पार्टिकल जब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, फोर्स तब लगती है, या फोर्स तब लगती है जब चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलरली उसे मूव करना होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब वो जाता है तो फिर हमें वो चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन जो है ना वो हमें नज़र आती है। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है ये दो फोर्सेस को कंबाइन करके लिखा गया है। ये लॉरेंस फोर्स का फार्मूला है जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन हमें समझ में आता है। इस लॉरेंस फोर्स का मतलब ये है कि आप किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगा, वहाँ उसकी फोर्स भी ले रहे होंगे और वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और आप मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को भी आपको अंडर कंसिडरेशन लेना पड़ता है। तो दोनों की कंबाइंड जो फोर्स बनेगी वो लॉरेंस फोर्स बनती है और इस लॉरेंस फोर्स के नतीजे में इसके लगने की वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल हमारी डिज़ायर्ड डायरेक्शन और डिज़ायर्ड वेलोसिटी में मूव कर सकता है। Then we have B is equal to phi over A. It means flux density. डेंसिटी का मतलब है जैसे आप डेंसिटी को डिफाइन करते हो कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम नहीं, यहाँ एरिया है। अगर आप मैस पर यूनिट लेंथ बोलोगे, मैस पर यूनिट एरिया बोलोगे, मैस पर यूनिट वॉल्यूम बोलोगे, ये सब डेंसिटीज़ ही हैं। लेकिन यहाँ ये फ्लक्स डेंसिटी है क्योंकि फ्लक्स को आप एरिया से डिवाइड कर रहे हो। तो जिस भी क्वांटिटी को आप लेंथ से, एरिया से, वॉल्यूम से जब आप डिवाइड करते हो तो वो उस चीज़ की डेंसिटी निकलती है। तो इसीलिए हम B को मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ हम इसे फ्लक्स डेंसिटी का भी नाम देते हैं।
फिर यहाँ हमारे पास है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में 2 पाई आर दिस इज दी पाथ लेंथ, और वो पाथ लेंथ एम्पीरियन पाथ भी हो सकता है और वो एक लूप की लेंथ भी हो सकती है, और लूप की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई बी यानी यह डॉट प्रोडक्ट होता है जिसे मैंने ऐसे लिखा है, वो म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज इन दैट लूप। यहां से हमें समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है यहां, इसका इस आर के साथ इनवर्स रिलेशन है, और इस लेंथ पूरी के साथ इसका भी उसी तरह इनवर्स रिलेशन मौजूद है। फिर ये हमारे पास सोलेनॉइड की इक्वेशन है, जो वहाँ एम्पियर्स लॉ की बात हमें मिलती है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई की ढेर सारे एमसीक्यूज हैं जो हम जूम क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो एन मैंने मार्क किया हुआ है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ दिस एन, इस एन का यूनिट क्या है। अब इसके एन के यूनिट में हम लिख लें जी कि इसका यूनिट जो है वो पर मीटर है, इसका यूनिट पर मीटर स्क्वायर है, या मीटर क्यूब है, या इसका यूनिट ही नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन ये है कि इसका यूनिट ही नहीं है। तो आपको समझ सकते हैं कि जो n है आपके पास, इसे आप लिखते हो n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जब हम लिख लेते हैं ना, तो ये पर मीटर, यानी यहाँ से ये वाला जो यूनिट है वो इसका बनेगा, इसे आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ मैंने एक सोलेनॉइड बनाया हुआ है, और मैं अब करने ये लगाऊंगा, मैं इस सोलेनॉइड को एग्जैक्टली मैं 2 पीसेस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। देन व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक एमसीक्यू है। फिजिक्स में तो जगह जगह पर हर कॉन्सेप्ट पर एमसीक्यूज बनते हैं, और ये जब तक आप अपने एमसीक्यूज खुद नहीं बनाएंगे आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ जो आपके पास 2 सोलेनॉइड बन गए, जिनकी लेंथ मैंने हाफ कर दी है, लेकिन इनका मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा क्योंकि इनमें से करंट एक ही तरह का फ्लो कर रहा है, लिहाजा इनका मैग्नेटिक फील्ड आपस में बिल्कुल सेम हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, और जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर जो लेंथ भी सेम आ गया, और करंट भी सेम है, लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड इनका बिल्कुल सेम रहेगा। देन वी हैव द फॉर्मूला E बाई एम इज इक्वल टू 2V ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में E बाई एम रेशो को कैलकुलेट किया गया है। मुझे कुछ बच्चे बताते हैं कि जी E बाई एम यहाँ से क्या जी वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, क्या वो B पे या वो R पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि E बाई एम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये ना तो वोल्टेज पे, ना मैग्नेटिक फील्ड पे, ना रेडियस R के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि ये तीनों चीज़ें अगर चेंज हों तो ये एक दूसरे तीसरे को एडजस्ट इस तरह से कर लेती हैं कि E बाई एम बिल्कुल कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकलती है। ये हमारे पास टॉर्क है ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो यहाँ मैंने जगह खाली छोड़ी है, आप समझ लें कि यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर 1 है इसका मतलब हमारे पास एक ही कॉइल है, तो उसके ऊपर टॉर्क फ्लो कर रहा है। अगर आपके पास 2 कॉइल होते तो यहाँ आप 1 की जगह पे 2 लिखते, अगर 3 कॉइल्स होते आप यहाँ 3 लिखते। अब अगर हमारे पास यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है तो आई हैव टू राइट n हेयर, और अगर अल्फा को मैं 0 कर दूं तो cos 0 1 हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू बीना। ये है बीना, बीना आपको याद रहना चाहिए कि मैक्सिमम टॉर्क का ताल्लुक इस बीना के साथ होगा। देन वी हैव मूव टूवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में आई का रिलेशन सी थीटा ओवर बी ए एन था। अब आपने ये देखना है कि इस करंट को मिनिमाइज करना है, इतना मिनिमाइज करना है हमें कि ये सेंसिटिव हो जाए और मिलीमीटर स्केल के ऊपर भी डिफ्लेक्शन दे, मिनिमम करंट को भी डिटेक्ट कर सके हमारा गैल्वेनोमीटर। तो उसकी इक्वेशन है। तो हमने कोर्स में पढ़ा था कि C का ताल्लुक तो टॉर्क के साथ होता है, C को छोटा करना पड़े। C को छोटा करने का मतलब ये होगा कि आपके पास अगर ये कॉइल है तो आप इसकी लेंथ को बड़ा कर दें और इसकी विड्थ को कम कर देंगे ना, तो टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। अब टॉर्क रिड्यूस हो गया तो C रिड्यूस हो गया, लेकिन ये छेड़छाड़ हम C के साथ नहीं कर सकते, डिज़ाइन में प्रॉब्लम पैदा होता है, लिहाजा C को हम एक जगह रहने देते हैं। N और A के साथ भी इसी तरह ज़्यादा
वेरिएशन मुमकिन नहीं है, तो बी जो है हम इसे ताकतवर कर लेते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं बाय मेकिंग द पोल फेसेस कनकेव। तो करंट हमारा मिनिमाइज हो जाएगा और हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव जो है वो बन जाता है। फिर उस सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का अपना एक मसला बनता है, फिर हम वहाँ से डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर हमने कैसे बनाना है ये हम अपनी जूम क्लास में देखेंगे। फिर जब हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, एमीटर में, तो वो अब करंट मेजर कर सकता है। तो वो उसका फॉर्मूला ये है। अब फर्ज कर लेते हैं कि जो आई जी है हमारे पास, इसकी वैल्यू 10 मिली एम्पेयर है, आर जी हमारे पास 100 ओम है, और हम 10 एम्पेयर को मेजर करने वाला एमीटर बनाना चाहते हैं। तो आर एस यानी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो बड़ी आसान कैलकुलेशन है, इस तरह के ढेरों एमसीक्यूज बन सकते हैं, बल्कि ये आप खुद बनाएं। और आर एस की जो वैल्यू यहाँ से निकल आएगी वो 0.1 ओम निकल आएगी। अब ये जो छोटा सा मैथमेटिक्स है इसे भी करने का एक तरीका है। तो वो मैथमेटिक्स को जल्दी कैसे करना है ये हम किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन आपको इसे खुद करें फ़िलहाल। और आर एस इक्वल टू 0.1 ओम आपके पास बनता है। इसी तरह जब हम इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वी गॉट दिस रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर हमें पता चलता है कि वोल्टेज जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मेजर करवाना चाहते हो वोल्ट मीटर से, आपने हाई रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। यहाँ बिल्कुल उलट मामला था कि अगर आपने ज़्यादा करंट मेजर कराना है तो आपको शंट रेजिस्टेंस थोड़ी रखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसी तरह के इस इक्वेशन के भी ढेर सारे एमसीक्यूज मिल सकते हैं हमें। Then we are moving towards the motional EMF. Formula of motional EMF is equal to minus VBL. बाज़ औक़ात यहाँ हम sin थीटा भी इस्तेमाल करते हैं। तो EMF मोशनल EMF में हमें बताया ये जा रहा है कि ये V वेलोसिटी है। अगर हम उस रॉड को मूव न करें तो वेलोसिटी ज़ीरो, तो EMF भी ज़ीरो आएगी। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ ना होगा तो भी EMF ज़ीरो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो वहाँ करंट की डायरेक्शन भी उस लूप के अंदर रिवर्स हो जाती है। और इसके एमसीक्यूज भी फिर हम जूम क्लास में करेंगे। इसके बाद जो नीचे इक्वेशन मैंने लिखी है ये इक्वेशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है, और इसके अंदर भी हमें ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर n मैंने मिटा दिया, अब क्या है यहाँ, अब यहाँ पर 1 है। इसका मतलब है सिंगल लूप है, और सिंगल लूप की वजह से आपका EMF कितना मिल रहा है, आपको थोड़ा मिल रहा है। अगर 2 लूप्स हो जाएंगे तो मुझे EMF पहले से डबल मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर मैं इसको 4 कर दूंगा 4 गुना हो जाएगा, और अगर मैं इसको n टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देता हूँ तो मुझे EMF ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। और ये जो इक्वेशन थी ये इंसान का जनरेटर बनाने की तरफ पहला कदम थी। अब यहाँ एक नेगेटिव साइन भी है। उस नेगेटिव साइन की बड़ी खूबी है कि वो लेंजेस लॉ, उसकी वजह से यहाँ हमें हेनरिक लेंज ने सिर्फ इस नेगेटिव साइन से ही अपना लॉ बना दिया कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट है दैट इज ऑलवेज हैज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, उसकी डायरेक्शन के अपोजिशन के साथ है। तो ये लेंजेस लॉ के लिए भी हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो इसको जूम क्लास में हम करेंगे। देन वी हैव म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ इंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये 3 तरह के लफ्ज़ हैं, इनको ख्याल रखना है। पहला लफ्ज़ है जी इंडक्शन, जैसे जो मैंने बोला इंडक्शन जो है इसका मतलब है खुद ब खुद पैदा होना, जैसे करंट खुद ब खुद डेवलप होता है, खुद ब खुद इंड्यूस होता है, उसे हम इंडक्शन का नाम देंगे। फिर हम लफ्ज़ बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब है डिवाइस, जैसे मैंने यहाँ जो कॉइल बनाया हुआ है दिस इज कॉल्ड इंडक्टर। अब इंडक्टेंस उसकी वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है कि वो कितनी वैल्यू है उसकी, और इसकी यूनिट हम हेनरी में लेते हैं। और अगर मैं इस m की जगह पे L बोल दूं तो ये सेल्फ इंडक्शन बन जाएगा। फिर ES की जगह पर भी हमें EL लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अब इंडक्टेंस जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ द कॉइल, कॉइल है कौन से मटेरियल का। दूसरे नंबर पर ये कॉइल के टर्न्स कितने हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं। तीसरे नंबर पर उनकी आपस की क्लोजनेस जो है ना वो कैसी है। फिर उनका एरिया बड़ा है या छोटा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है।
फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का। ये फॉर्मूला से मिलता जुलता फॉर्मूला आपने पीछे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि जी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ वो v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहाँ जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ड्यू टू दी करंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द वोल्टेज। इसी तरह जो एनर्जी डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये भी प्रोपोर्शनल है b के स्क्वायर के। वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी थी वो E स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी। इसके बाद हमारे पास है जनरेटर के अंदर हम ये फॉर्मूला बनाते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ हमें क्या मिलती है, तो वो हमें मिलती है नवाब। ये क्या लिखा है जी, ये नवाब लिखा है। तो ये नवाब भी आपको याद रहना चाहिए, नवाब के बेशुमार फॉर्मूले हैं। अब यहाँ आपको ये ओमेगा नज़र आ रहा है, ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा एंगुलर, यस एंगुलर वेलोसिटी है, कॉइल ने रोटेट करना होता है। इसी तरह बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए उसका एरिया है, और एन को हम नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं। जितने बढ़ते चले जाएंगे ईएमएफ उतनी ज़्यादा हमसे हमारे पास बनती चली जाती है। फिर यहाँ से ही हम ये फार्मूला और उसके बाद करंट का ये फार्मूला जो है हम डील करते हैं, और इसके भी ढेर सारे एमसीक्यूज़ हैं जो हम अपनी जूम क्लास के अंदर करना चाहेंगे। ट्रांसफार्मर के अंदर हम ये रिलेशन पढ़ते हैं, ये जो टर्न रेशो है जिसे आप टर्न रेशो बोलते हैं, ये VS ओवर VP है, उधर IP ओवर IS के इक्वल होती है। तो इसके भी हम अपनी जूम क्लास के अंदर इसके जो है वो MCQs देखेंगे। यहाँ मैंने कुछ MCQs रखे हैं 3-4। ये जो है यहाँ मेरे पास 3 वायर्स हैं, तीनों वायर्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट मौजूद है और उनकी डायरेक्शन सबकी सेम है। बताना ये है कि बी पर जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ को लगेगी। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है कि फोर्स जो है वो दोनों करंट्स के प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शनल है। अगर आपने देखना है कि I2 और I3, ये I1 है, I2 और ये I3 है, अगर उसके लिए निकालेंगे तो I2 I3 हो जाएगी, इसके लिए निकालेंगे तो I1 I2 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि करंट जो है वो 3 एम्पियर का मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, निस्बतन ए जो वायर है उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा सी कॉइल के अंदर। जब वहाँ स्ट्रॉन्गर बनेगा तो बी पर जो फोर्स लगनी है वो टूवर्ड्स द सी होगी। यानी हम कन्वेंशनली जब हम बात करेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे। अगला एमसीक्यू जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि ये दोनों वायर्स हैं, दोनों वायर्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट है, और अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट है तो इनके डायरेक्टली बीच के अंदर दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये वाला फील्ड जितना बन रहा है स्ट्रॉन्ग, ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो हमें एक फील्ड में से दूसरे फील्ड की वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे, दोनों फील्ड इक्वल है, तो आपको मिलेगा यहाँ 0। तो 0 इज द आंसर। तो ये भी एमसीक्यू था। फिर मेरे पास यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 ग्राफ्स हैं। आपने बताना है कि बी और आर में सही ग्राफ कौन सा होता है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो फॉर्मूला है जिसके अंदर बी और आर, अगर आर आप देख रहे हो मल्टीप्लाई हो रहा है या उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स कि बी और आर में ये वाला ग्राफ मिलेगा, बिकॉज बी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस आर। Then we are coming towards this one. Zero value of galvanometer scale is marked by the resistance. यानी जब आपने गैल्वेनोमीटर का स्केल बनाना है तो जीरो वैल्यू वहाँ होती है, और वो कौन सी रेजिस्टेंस से बनेगी। जीरो वैल्यू मीन्स कि वहाँ पर 0 ओम है, रेजिस्टेंस 0 है, तो जाहिर है कि फिर हमारे पास वहाँ पर 0 वैल्यू ऑफ द गैल्वेनोमीटर स्केल बनेगी। और इसकी डिटेल जो होगी वो फिर हम अपनी जूम क्लास के अंदर जो है ना वो करेंगे कि किस तरह से है। कॉइल्स इन सीरीज और कॉइल्स इन पैरेलल, ये 2 कॉइल्स हैं जिन्हें मैंने सीरीज में लगाया है। तो अब इनकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, मैंने कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर दिया है आपकी आसानी के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये वही है जिस तरह हमने रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया था। तो रेजिस्टेंसेस जब सीरीज़ में होंगी तो वो जस्ट ऐड अप हो जाती हैं, और रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल होंगी तो जाहिर है कि उनका भी फिर इसी तरह का था। और यहाँ कॉइल्स जब
पैरेलल होंगी तो हम उन्हें इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब और उसके बाद अगर L1 और L2 इक्वल हैं तो मैं उनको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने बतानी है। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था, ये पार्ट 7 है, पार्ट 6 के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर सारी रेजिस्टेंसेस या सारे कैपेसिटर्स बराबर हो जाएं और इस तरह से हमें एक शॉर्टकट फार्मूला चाहिए, तो वो जो शॉर्टकट फार्मूला है ना वो ये है कि जी एल पी, जिसे हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बोल रहे हैं, एल ओवर एन आएगा। एल ओवर एन का मतलब होगा कि एल आपके पास कितना है, 3 हेनरी, और एन मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, वो भी 3 हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं 3 हेनरी ओवर 3, इट वुड बी 1 हेनरी इज द आंसर। ये आपका आंसर होगा। तो आज पार्ट 7 जो है ये ख़त्म हुआ और उम्मीद है कि आपने इसको डिटेल से सुना होगा और आपको अच्छी तरह से ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अब पार्ट 8 तक जब मैं लाऊंगा उस वक्त तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को अपने चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।